हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ आरबीआई सर्कुलर। हम कवर करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे अक्टूबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। बाइलिंगुअल ये क्लास रहेगी। अक्टूबर मंथ आरबीआई सर्कुलर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। कंप्लीट पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको अक्टूबर मंथ का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। और अगर आप लोग 10 मंथ्स आरबीआई सर्कुलर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं 10 मंथ में, यानी कि जनवरी टू अक्टूबर कंप्लीट 10 मंथ पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और 10 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा जनवरी टू अक्टूबर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस जनवरी टू अक्टूबर आरबीआई सर्कुलर इन एमसीक्यूज फॉर्म। दोनों ही क्लासेस एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगी विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस विद एमसीक्यूज फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जैसा क्लास में पढ़ाया गया एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। कंटेंट आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। आरबीआई सर्कुलर भी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जो मैंने क्लासेस करी हैं अभी तक, क्योंकि कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में और पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, जैसे आपको सुटेबल है वैसे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी डीप में पूछे जाते हैं। इसलिए कंटेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास अक्टूबर मंथ आरबीआई सर्कुलर। इससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथन सीरीज। तो कौन सा संगठन हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथन श्रृंखला योजना का आयोजन करता है, श्रृंखला का आयोजन करता है? क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हर साल होती है हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथन सीरीज। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फोर्थ ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 23rd of October 2025. The theme is secure banking powered by identity, integrity and inclusivity. Okay, क्या थीम रहेगा? Secure banking powered by identity, integrity and inclusivity. It focuses on three problems area: tokenized KYC, offline central banking, bank digital currency CBDC, and enhancing trust in digital banking. Okay, the hackathon invites fintech startups and innovators worldwide to design secure and inclusive financial solutions. प्राइस क्या रहेगा? विनर गेट ₹40 लाख, रनर अप ₹20 लाख एंड स्पेशल ₹20 लाख प्राइज फॉर द बेस्ट ऑल वुमेन टीम. It aims to strengthen India's role as a global leader in secure, innovative and inclusive digital finance. ठीक है, तो हार्बिंगर ग्लोबल हैकाथन सीरीज, जिसका थीम भी आपने याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बोला है। सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। क्या बोला गया है हिंदी में? आरबीआई ने 23 अक्टूबर 2025 को चौथा वैश्विक हैकाथन हार्बिंगर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार का शुभारंभ किया। इसका थीम मैंने आपको बता दिया। ये 3 समस्याओं पर केंद्रित है: टोकन युक्त केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी और डिजिटल बैंकिंग में विश्वास बढ़ाना। ये हैकाथन दुनिया भर की फिनटेक कंपनियां, स्टार्टअप्स और नव प्रवर्तकों को सुरक्षित और समावेशी वित्तीय समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित करता है। जो उसके विनर्स हैं उनका कितना रहेगा? ₹40 लाख विजेताओं को मिलेंगे, उप विजेता ₹20 लाख और सर्वश्रेष्ठ महिला टीम को ₹20 लाख का विशेष पुरस्कार मिलेगा। ये मैंने आपको पूरा हार्बिंगर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा कंप्लीट पेज दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। ये कंटेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। RBI is organizing its fourth global hackathon Harbinger 2025 Innovation for Transformation. The participants are invited to develop solutions using technology and innovative approaches under the following themes and problems statement. The theme is secure banking powered by identity, integrity and inclusivity. Problem statement 1, tokenized KYC. Problem statement 2, offline CBDC. And problem statement 3, enhancing trust. Being part of Harbinger 2025 gives an opportunity to the participants to get mentored by industry experts, exhibit their innovative solutions before an eminent jury,
and win exciting prizes under each problem statement. ओके तो कैटेगरी क्या है? विनर अक्रॉस ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कितना अमाउंट है इसका? ₹40 lakh. कितना? ₹40 lakh. ओके. रनर अप्स अक्रॉस ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट ₹20 lakh. Special prize to the best all women team, a team comprising of only women members across all the 3 problem statement, ₹20 lakh. Stipend for each them shortlisted for solutions development phase for meeting the cost of development of प्रोटोटाइप ₹5 लाख. इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर देखना है. वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके जैसा सुटेबल हो कंटेंट को आपने जरूर पढ़ना है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Reserve Bank of India nomination facility in deposit, safe deposit locker and articles kept in safe custody with the bank's directions 2025 shall come into force with effect from. Right answer 1st of November 2025 is the right answer of this question. क्या बोला गया है इसमें? आरबीआई जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों से और बैंकों के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा निर्देश 2025 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे. द की प्रोविजन रिलेटिंग द टू नॉमिनेशन अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of November 2025. The Banking Laws Amendment Act 2025 was notified on 15th of April gazetted notification. It contains a total of 19 amendments. याद रखिएगा 19 amendments across 5 legislations. The Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955 and Banking Companies Acquisitions and Transfer of Undertakings Act 1970 and 1980. तो बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे. बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था. राष्ट्रपति अधिसूचना लिंक. इसमें 5 कानूनों आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनी उपप्रमुख अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. द की फीचर्स ऑफ दिस प्रोविजंस आर एज फॉलोज. फर्स्ट, मल्टीपल नॉमिनेशन. कस्टमर में नॉमिनेट अप टू 4 persons either simultaneously or successively, thereby simplifying claim settlement for depositors and their nominees. Second, nominations for deposits account. Depositors may opt for either simultaneous or successive nominations as per their preference. Next, nomination for articles in safe custody and safety lockers. For such facilities, only successive nominations are permitted. Next, simultaneous nomination. Depositors may nominate up to 4 persons and specify to share a percentage of entitlement for each nominee, ensuring that the total equals 100% and enabling transparent distributions amongst all nominees. Next, successive nomination. Individual maintaining deposits article in safe custody or lockers may specify up to 4 nominees, where the next nominee becomes operative only upon the death of nominee placed higher, ensuring continuity in settlement and clarity of succession. ठीक है. ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने जरूर पढ़ने हैं. वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके जैसे सुटेबल है. ठीक है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Person residents outside India that maintain a special rupee escrow accounts for international trade settlement in Indian rupee are now permitted to invest their rupee surplus balance in the अफोरसेट्स अकाउंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो भारत के बाहर रहने वाले वे व्यक्ति जो भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपये वस्त्रों खाता रखते हैं, उन्हें अब उपरोक्त खाते में अपने रुपये के अधिशेष को निम्नलिखित में से किसमें निवेश करने की अनुमति है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर. राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है कंटेंट में?
Person residents outside India that maintain a special rupee Vostro account for international trade settlement in Indian rupee were permitted to invest their rupee surplus balance in the aforesaid accounts in central government securities, including treasury bills. It has now been decided to also permit investments of these balances in non-convertible debentures, bonds and commercial papers issued by an इंडियन कंपनी। क्या बोला गया है कि भारत के बाहर रहने वाले वे व्यक्ति जो भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए एक विशेष रुपये वस्त्रों खाता रखते हैं, उन्हें उक्त खाते में अपने रुपये के अधिशेष को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों सहित में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। अब ये निर्णय लिया गया कि इस शेष राशि को किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में भी निवेश करने की अनुमति दी जाए। सम इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप इसको जरूर देखिए, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेस करके, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? At the Global FinTech Fest 2025 in Mumbai, which major innovation was introduced by NPCI in collaboration with RBI for UPI authentication? बोला गया है कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यूपीआई प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई के सहयोग से एनपीसीआई ने कौन सा प्रमुख नवाचार पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक एंड वेरिएबल ग्लास बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, the NPCI, in collaboration with the Reserve Bank of India, launched biometric and wearable glass-based authentication for UPI transactions at the Global FinTech Fest 2025 in Mumbai. Next point, the new system enables facial recognition of fingerprint-based authentication linked to Aadhaar, potentially replacing the traditional 4 or 6-digit UPI PIN. The initiative aims to enhance security, ease of use, and financial inclusion, especially for senior citizens, rural users, and first-time digital payment users. Next point, biometric authentication allow users to verify payment using fingerprint or facial recognition, ensuring privacy or biometric data remains on device and is never transmitted externally. Next point, wearable glass payment introduced a UPI Lite feature that allow hands-free payments through voice commands and QR scans, eliminating the need for phones or pins. क्या बोला गया है कंटेंट में? एनपीसीआई ने आरबीआई के सहयोग से मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यूपीआई लेन देन के लिए बायोमेट्रिक और पहनने योग्य ग्लास आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया। ये नई प्रणाली आधार से जुड़े चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण को सक्षम बनाती है, जो संभवतः पारंपरिक 4 या 6 अंकों वाले यूपीआई पिन की जगह ले लेगी। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीणों, उपयोगकर्ताओं और पहली बार डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए सुरक्षा, उपयोग में आसानी और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Reserve Bank of India new scheme for facilitating accelerated payout in operative accounts and unclaimed deposits, what does the abbreviations DEA fund stand for? तो आरबीआई की नई योजना त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना निष्क्रिय खाते और दावा न किए गए जमा के संदर्भ में डीईए फंड का संक्षिप्त नाम क्या है? राइट आंसर डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? The Reserve Bank of India has launched a scheme for facilitating accelerated payout in operative accounts and unclaimed deposits to encourage activation of inoperative accounts and return of unclaimed deposits. The scheme aims to reduce existing unclaimed deposits and prevent fresh accumulation of such funds in the Depositors Education and Awareness Fund (DEA). आरबीआई ने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और दावा न की गई जमा राशियों की वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित भुगतान सुविधा निष्क्रिय खाते और दावा न की गई जमा राशियों नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा दावा न की गई जमा राशियों को कम करना और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में ऐसी धनराशि के नए संचय को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the nationwide financial awareness campaign in Gandhinagar. What are the 3 A's emphasized by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the campaign of unclaimed funds? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभियान में अनक्लेम्ड फंड पर किन 3 A पर जोर दिया? What is the 3 A?
अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है कंटेंट में? Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a nationwide awareness campaign in Gandhinagar, Gujarat, in the presence of State Finance Minister Kanubhai Desai and senior officials from RBI, SEBI, IRDA, PFRD, and DFS. The Finance Minister underlined the importance of 3 A's: awareness, accessibility, and action as guiding principles of the campaign. Awareness ensures citizens know how to trace unclaimed assets. Accessibility provides digital tools and district-level outreach. Action stresses टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट क्लेम सेटलमेंट्स। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में 3A जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। जागरूकता सुनिश्चित ये भी की कि नागरिकों को लावारिस संपत्ति को पता लगाने का भी कोई तरीका पता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country residents and banks can now receive rupee denominated loans from Indian banks under RBI October 13, 2025 announcement? तो RBI की 13 अक्टूबर 2025 की घोषणा के तहत अब किन देशों के निवासी और बैंक भारतीय बैंकों से रुपया मूल्यवान ऋण प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India has allowed Indian banks and their overseas branches to lend in Indian rupee to residents and banks in Bhutan, Nepal, and Sri Lanka to boost regional trade and facilitate cross-border payments. This measure, announced on October 13, 2025, aims to enhance the use of rupee in South Asia and reduce dependence on the US dollar for trade settlement. The decision applies to authorized dealer AD banks, which can now extend rupee-denominated loans for cross-border trade purposes. The move is a part of amendment to the Foreign Exchange Management, Borrowing and Lending Regulation 2018 and the Foreign Exchange Management, Foreign Currency Accounts by person residents in India Regulations 2015. तो आरबीआई ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने के लिए भारतीय बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों और बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति दे दी है। 13 अक्टूबर 2025 को घोषित इस उपाय का उद्देश्य दक्षिण एशिया में रुपये के उपयोग को बढ़ाना और व्यापार निपटान के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। ये निर्णय एडी यानी कि ऑथराइज्ड डीलर पर लागू होता है जो आप सीमा पार व्यापार उद्देश्य के लिए रुपये में मूल्य वर्ग ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state records the highest per capita uses intensity of UPI transactions according to the RBI bulletin paper? तो RBI बुलेटिन पेपर के अनुसार किस भारतीय राज्य में यूपीआई लेनदेन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी, तेलंगाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन पेपर फाउंड दैट तेलंगाना रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट यूजेज इंटेंसिटी ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन पर कैपिटा टर्म अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। द स्टडी used PhonePe transaction data as a proxy for assessing UPI usage intensity, since PhonePe accounts for 58% of total UPI transactions volume and 53% of total transactions value. तो आरबीआई ने एक बुलेटिन पेपर में पाया गया कि प्रति व्यक्ति आधार पर सभी भारतीय राज्यों में तेलंगाना में यूपीआई लेनदेन की उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है। अध्ययन में यूपीआई यूजर्स तीव्रता का आकलन करने के लिए फोन पे लेनदेन डेटा का उपयोग किया गया, क्योंकि फोन पे कुल यूपीआई लेनदेन मात्रा का 58% और कुल लेनदेन मूल्य का 53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of rupees 4.20 lakh on which NBFC on 1st of October 2025 for non-compliance with RBI KYC Direction 2016। बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई केवाईसी निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर 1 अक्टूबर 2025 को किस एनबीएफसी पर 4.20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? वो है एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The RBI imposed a monetary penalty of rupees 4.20 lakh on HDB Financial Services Limited on 1st of October 2025 for regulatory violations. The penalty was
for non-compliance with provisions of the RBI KYC Direction 2016. After reviewing the company return and oral submission, the RBI upheld the charge and confirmed the penalty. The action was taken under Section 58G 1B. Read the Section 58B 5AA of the RBI Act 1934. बोला गया है कि RBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए 1 अक्टूबर 2025 को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 4.20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। ये जुर्माना आरबीआई निर्देश 2016 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया था। कंपनी के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोप को बरकरार रखा और जुर्माने की पुष्टि की। ये कार्रवाई आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 58G1B से पठित धारा 58B 5AA के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is leading the RBI Retail CBDC Central Bank Digital Currency Sandbox Initiative and what key technological features did the highlight as transformational for banking? तो आरबीआई की खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सैंडबॉक्स पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है और बैंकिंग के लिए परिवर्तनकारी के रूप में उन्होंने किस प्रमुख तकनीकी विशेषता पर प्रकाश डाला है? राइट आंसर सुवेंदुपति टोकन बेस्ड सिस्टम फॉर इंटरऑपरेबल एंड फास्टर ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? द सैंडबॉक्स की फीचर्स इंक्लूड फिनटेक कोलैबोरेशन फॉर बिल्डिंग एप्स ऑन द सीबीडीसी बैकएंड, टोकनाइजेशन सपोर्ट फॉर secure digital money representation, real-time testing of payment system and wallets, and integration with the wholesale CBDC layer as the testing backbone. This initiative is led by Subendupati, Chief General Manager at RBI, who emphasized that token-based system can revolutionize banking by enabling more interoperable, fluid and faster transactions. तो सैंडबॉक्स की प्रमुख विशेषताओं में सीबीडीसी बैकएंड पर एप्स बनाने के लिए फिनटेक सहयोग, सुरक्षित डिजिटल मुद्रा प्रतिनिधित्व के लिए टोकनीकरण समर्थन, भुगतान प्रणालियों और वॉलेट्स का रियल टाइम परीक्षण और परीक्षण आधार के रूप में थोक सीबीडीसी परत के साथ एकीकरण शामिल है। इस पहल का नेतृत्व आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक सुवेंदुपति कर रहे हैं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टोकन आधारित प्रणालियों अधिक अंतर संचालनीय, तरल और तेज लेनदेन को सक्षम करके बैंकिंग में क्रांति ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the RBI initiative under which public awareness campaigns are conducted through print, TV, radio, digital platform and text messages? तो आरबीआई की उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं? राइट आंसर आरबीआई कहता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस अंडर द RBI कहता है RBI says initiative. The further expand outreach, RBI launched its verified WhatsApp channel in April 2025 to disseminate public awareness message and important updates. The initiative aims to make financial information more accessible, simple and effective, thereby strengthening trust and resilience in the financial ecosystem. Citizens can now receive official updates from RBI via verified WhatsApp account -- ठीक है। Users are advised to follow only verified RBI accounts with a blue tick and ensure authenticity. बोला गया है इसमें कि आरबीआई कहता है पहल के तहत प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहा है। अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जन जागरूकता संदेशों और महत्वपूर्ण अपडेट प्रसारित करने के लिए अप्रैल 2025 में अपना सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two countries together contributed over 1/3 of India's total foreign direct investment (FDI) inflow during financial year 25? तो वित्त वर्ष 2025 के दौरान किन दो देशों ने मिलकर भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में 1/3 से अधिक का योगदान दिया है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India released the provisional result of the Foreign Liabilities and Assets FLA Census 2024-25 on October 29, 2025. The census revealed that the United States and Singapore together contributed over 1/3 of India's total FDI inflow during financial year 25. Out of 45,702 entities surveyed, 41,517 reported FDI ODI with 7,880 new participants this year. More than 3/4 of inward FDI companies were subsidiary of foreign firms with majority ownership. Over
So 97% of reporting entities were unlisted companies, yet they attracted the bulk of FDI equity capital. FDI inflow were concentrated in manufacturing, services, and technology sectors, strengthening India's global investmentees. Okay, next question. Under RBI regulatory consolidation initiative, how many master directions are proposed to replace the existing circulars? तो आरबीआई की नियामक समेकन पहल के तहत मौजूदा परिपत्रों को बदलने के लिए कितने मास्टर निर्देश प्रस्तावित हैं? 238 is the right answer of this question. On 9th of October, the RBI announced that it will consolidate all its existing regulatory instructions into 238 master directions, replacing nearly 9,000 circulars. Okay, these master directions cover 11 categories of regulated entities and about 30 functional areas, making compliance simpler and more transparent. The move aims to reduce the compliance burden on banks, NBFC, and other financial institutions by providing a single structured framework instead of scattered circulars. Draft of the master directions and the list of circulars proposed for repeal have been published on the RBI website. तो 9 अक्टूबर को आरबीआई ने घोषणा की कि वह अपने सभी मौजूदा नियामक निर्देशों को 238 मास्टर निर्देशों में समेकित करेगा, जो लगभग 9,000 परिपत्रों का स्थान लेंगे। ये मास्टर निर्देश विनियमित संस्थाओं की 11 श्रेणियों और लगभग 30 कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिससे अनुपालन सरल और अधिक पारदर्शी हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य बिखरे हुए परिपत्रों के बजाय एक संरक्षित ढांचा प्रदान करके बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को अनुपालन का बोझ कम करना है। मास्टर निर्देशों के मसौदे और निरस्तीकरण के लिए प्रस्तावित परिपत्रों की सूची आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द आरबीआई इम्पोज द पेनल्टी ऑफ रुपीज 31.8 लाख ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक? तो आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.18 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगाया है? Right answer, for non-compliance with priority sector lending directions, option B is the right answer of this question. The Reserve Bank of India has imposed a penalty of rupees 31.8 lakh on Indian Overseas Bank for non-compliance with directions related to priority sector lending targets and classification. The penalty was imposed after supervisory findings revealed lapses and so-called notice was issued to the bank. तो आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण लक्ष्य और वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पर्यवेक्षी निष्कर्षों में खामियों का पता चलने के बाद ये जुर्माना लगाया गया और बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per RBI Basel III capital regulation, PDI in AT1 capital eligible limit for foreign currency rupee denominated bonds overseas directions 2025 effective October 1st 2025, PDI is issued overseas and are eligible for inclusion in additional tier 1 capital up to what limit of risk weighted assets RWA? तो आरबीआई के बेसल III कैपिटल रेगुलेशन 81 कैपिटल में पीडीआई विदेशी मुद्रा रुपया नामित बॉन्ड के लिए पात्र सीमा में निर्देश 2025 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी विदेशों में जारी पीडीआई जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों की किस सीमा तक अतिरिक्त टियर 1 में पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र है? राइट आंसर 1.5% ऑफ RWA, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India issued the Basel III Capital Regulations (PDI) in AT1 capital eligible limit for foreign currency rupee denominated bonds overseas directions 2025 effective from 1st of October. PDI issued overseas are now eligible for inclusion in additional tier 1 capital up to 1.5 of risk weighted assets based on the latest adulterated or limited review financial statements. तो आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी बेसल III पूंजी विनियम AT1 पूंजी में पीडीआई विदेशी मुद्रा रुपया मूल्यवर्गित बॉन्डों के लिए पात्र सीमा में निर्देश 2025 जारी किए हैं। विदेशों में जारी पीडीआई अब नवीनतम लेखा परीक्षित या सीमित समीक्षा वित्तीय विवरणों के आधार पर जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों के 1.5% तक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल होने के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the news, Greece Eurobank with 100 billion euro in assets
has received the Reserve Bank of India approval to open a representative office in Mumbai. Apart from India, in which country is the Euro Bank expanding to strengthen its presence across IMEC economies? खबरों के अनुसार 100 अरब यूरो की संपत्ति वाले ग्रीस की यूरो बैंक को मुंबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। भारत के अलावा यूरो बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय अर्थव्यवस्थाओं में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए किन देशों में विस्तार कर रहा है? वो है Israel, Saudi Arabia and UAE. Option A is the right answer of this question. Greece Euro Bank with 100 billion euro in assets has received RBI approval to open a representative office in Mumbai by mid-December 2025, marking its first physical presence in India. Euro Bank is also expanding into Israel, Saudi Arabia and UAE to strengthen its presence across IMEC economies. तो 100 अरब यूरो की संपत्ति वाले ग्रीस के यूरो बैंक को दिसंबर 2025 के मध्य तक मुंबई के प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, जो भारत में इसकी पहली भौतिक उपस्थिति होगी। यूरो बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और आर्थिक सहयोग अर्थव्यवस्थाओं में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per RBI directions issued on 30 of September 2025, bank can now raise the entire 1.5% of risk-weighted assets as additional tier 1 capital overseas through which instruments? तो 30 सितंबर को जारी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक अब किस उपकरण के माध्यम से विदेशों में अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के रूप में जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों का पूरा 1.5% जुटा सकते हैं? वो है perpetual debt instruments. PDI is the right answer of this question. क्या बोला गया है कंटेंट में? On 30 of September, the RBI issued new directions effective 1st of October 2025. Banks can now raise the entire 1.5% of RWA as additional tier 1 capital overseas through perpetual debt instruments. PDIs. The applies to scheduled commercial banks, excluding small finance bank, payments bank, and regional rural banks. For small business loans, banks may reset the credit risk spread once every 3 years, with borrowers allowed to switch to fixed rate loans at reset. RBI also permitted gold-backed working capital loan for all industry using gold as a raw material, not just dwellers. Aim is strengthen banks' capital base, improve global fundraising, and ease credit access for small businesses. Next question. Recently, the Reserve Bank of India issued a 100 rupees 100 commemorative coin in 2025 to mark the birth centenary of which भारत रत्न अवार्डी? तो हाल ही में आरबीआई ने किस भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2025 में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? वो है भूपेन हजारिका. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु इज भूपेन हजारिका? The Reserve Bank of India issued a rupees 100 commemorative coin marking the birth centenary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hajarika. The coin will be unveiled by Prime Minister Narendra Modi at the public event in Guwahati. A biography of Bhupen Hajarika published by the Assam Publication Board will also be released and translated into multiple Indian languages. The coin launch is a part of a long centenary celebrations, which will conclude with a ceremonial gathering attended by the President of India. The Bhupen Hajarika Memorial Site in Jalukabri will be renamed Bhupen Hajarika Samanay Tirth. Next question. As per RBI new regulatory guidelines, which of the following statement is correct regarding payment aggregators and payment gateway? तो RBI के नए नियामक निर्देशों के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पेमेंट एग्रीगेटर आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, while payment gateway are encouraged to voluntarily follow RBI security recommendation. Is right. Non-banks PAs must be incorporated in India and maintain a minimum net worth of rupees 15 crore at applications increasing to rupees 25 crore by third financial year. Is right. Customer funds collected by PAs must be kept in escrow account with a scheduled commercial bank. Right. Bank do not need RBI authorization to act as a PA, unlike non-bank entities. Right. So option E is the right answer. All of the above is the right statement. Okay. What is the content? The Reserve Bank of India has issued a regulatory guidelines for payment aggregator and baseline technology standards for payment gateway to enhance safety, transparency, and resilience in digital payments. Payment aggregator being entities that handle funds will be directly regulated, while payment gateway as technology provider are encouraged to voluntarily follow RBI scrutiny recommendation. Next point, non-banks PAs must obtain RBI authorization under the Payment and Settlement System Act 2007, be incorporated in India and maintain a
minimum net worth of rupees 15 crore at application to be increased to rupees 25 crore by the third financial year and maintained thereafter. PAs must be professionally managed and comply with fit and proper criteria for promoters and directors, with any change in management reported to RBI within 15 days. Next question. In 2025, which fintech company received final approval from the Reserve Bank of India to operate as an online payment aggregator, joining over 50 अदर लाइसेंस फर्म? तो 2025 में किस फिनटेक कंपनी को 50 से अधिक अन्य लाइसेंस प्राप्त फर्मों में शामिल होकर ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली? वो है फोन पे। ऑप्शन डी इज द फोन पे इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है कंटेंट में? PhonePe, a fintech major, has received a final approval from RBI to operate as an online payment aggregator. The approval came over 2 years after PhonePe first received in principal clearance from RBI. A payment aggregator, also known as a merchant aggregator, is a third-party service provider that enables merchants to accept payments from customers by integrating payment services into their websites or apps. A payment aggregator in India is incorporated under the Companies Act 2013. क्या बोला गया है? फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोन पे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई। ये मंजूरी फोन पे को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के 2 साल बाद मिली। पेमेंट एग्रीगेटर, जिसे मर्चेंट एग्रीगेटर भी कहा जाता है, एक थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता है जो व्यापारियों को अपनी वेबसाइटों या एप्स में भुगतान सेवाओं को एकीकृत करके ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। भारत में एक पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित होता है। ठीक है, A payment aggregator in India is incorporated under the Companies Act 2013. Next question. Under the RBI special 1-year scheme for settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits, banks will receive incentives between निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशि के निपटान के लिए आरबीआई की विशेष 1 वर्षीय योजना के तहत बैंकों को निम्नलिखित के बीच प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 5% to 7.5%. Option C is the right answer of this question. क्या बोला गया है? The Reserve Bank of India launched a special 1-year scheme effective from 1st of October 2025 to 30 September 2026 to speed up settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits. The scheme aims to reduce the large stock of unclaimed deposits to ensure faster return of money to rightful claimants. Bank will receive incentives between 5% to 7.5% of the total of the settled amount, capped at rupees 25,000 depending on how long the account has been inactive. For deposits unclaimed for over 10 years, banks can claim the highest incentive. They must submit quarterly claim to RBI, which will be settled with 30 days. The scheme is linked to a deposit education and awareness fund framework. It is expected to both clear old backlog and prevent future accumulations of unclaimed deposits. Next question. Which digital currency is being tested in the RBI Retail Sandbox? तो RBI Retail Sandbox में किस डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया जा रहा है? वो है e-rupee. Option A, e-rupee is the right answer. The Reserve Bank of India has launched a Retail Sandbox for its CBDC on 8th of October 2025. It provides a controlled testing environment for fintech firms to develop a refined e-rupee retail application. The retail CBDC pilot had originally begun on 1st of December 2022. Currently, around 7 million users are already part of India's CBDC ecosystem. The sandbox aims to boost innovation, expand adoption, and ensure regulatory oversight. This move positions India among the global leaders in CBDC experimentation. तो आरबीआई ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। ये फिनटेक फर्मों को ई-रूपी रिटेल एप्लीकेशन विकसित और परिष्कृत करने के लिए एक नियंत्रित परीक्षण वातावरण प्रदान करता है। रिटेल CBDC पायलट प्रोजेक्ट मूल रूप से 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था। वर्तमान में लगभग 70 लाख यूजर्स पहले से ही भारत के CBDC इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। सैंडबॉक्स का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, अपनाने का विस्तार करना और नियामक निगरानी सुनिश्चित करना है। ये कदम भारत को CBDC प्रयोग में वैश्विक अग्रणी देशों में शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
FIDC which recently received SRO status from the RBI. FIDC का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में RBI से SRO का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On 3rd of October, the RBI granted SRO status to the Finance Industry Council, the representative body of NBFCs. This recognition empowers FIDC to oversee compliance, discipline, and best practices among NBFC, ICC, NBFC factors, housing finance company, and infrastructures NBFCs. With nearly 400 members, FIDC will now function as an extended arm of RBI, is strengthening governance and customer protection. The move is expected to enhance transparency, accountability, and stability in the NBFC sector. FIDC CEO Raman Agrawal termed it a red letter day for the industry, marking a new era of self-regulation and responsible growth. Next question. As per RBI fourth bi-monthly monetary policy financial year 25-26, what was the repo rate repurchase rate kept by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई द्वारा की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार आरबीआई द्वारा रेपो दर क्या रखी गई? राइट आंसर 5.50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑन 1st of October, RBI kept the repo rate unchanged at 5.50 with a neutral stance. Other rates SDF 5.25%, MSF and bank rate 5.75, CRR 3.50, SLR 18%. GDP growth for financial year 26 was revised upward to 6.8%, while CPI inflation was cut to 2.6%. NBFCs credit flow measures, higher limits for loan against share, simplified rules for acquisitions, financing, and reduced infra financing cost for NBFCs. Banking reforms, new DICGC full form, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation risk-based premium model free digital banking under BSBDA, basic saving bank deposit accounts, and a wider coverage under RBIOS, RBI Integrated Ombudsman Scheme, Rupee internationalization, expansion of SRVA's permission for rupee loans abroad, and a new reference rate framework. Next question. The Reserve Bank of India extended the foreign exchange outlay period for merchanting trade transactions from 4 months to how many months? Right answer 6 months. तो RBI ने व्यापारिक लेन देन के लिए फॉरेक्स परिव्यय अवधि को 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है. On 1st of October, the RBI announced steps to support exporters amid global trade uncertainties. The forex outlay period for merchanting trade transactions was extended from 4 to 6 months. Exporters can now repatriate funds from IFSC accounts with 3 months, earlier 1 month. Small value export-import bills up to rupees 10 lakh can be closed on self-declaration, easing compliance. A revised ECB framework will widen access, rationalize limits, and relax maturity norms. RBI also promoted rupee trade via special rupee voucher accounts and rupee loans to neighbors. These measures aims to ease liquidity, cut compliance burden, and boost India's export competitiveness. तो बोला गया है 1 अक्टूबर 2025 को आरबीआई ने वैश्विक व्यापार निश्चितताओं के बीच निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कदमों की घोषणा की. व्यापारिक लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा व्यय अवधि 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है. निर्यातक अब आईएफएससी खातों से 3 महीने के भीतर धनराशि वापस कर सकते हैं. ₹10 लाख तक के छोटे मूल्य के निर्यात आयात बिल स्वघोषणा पर बंद किए जा सकते हैं, जिससे अनुपालन आसान हो जाएगा. संशोधित ईसीबी ढांचा पहुंच को व्यापक बनाएगा, सीमाओं को युक्तिसंगत बनाएगा और परिपक्वता मानदंडों में भी ढील करेगा. तो हमने कवर किया है हमारा आरबीआई सर्कुलर. आरबीआई सर्कुलर कौन से मंथ का? अक्टूबर मंथ का. ये हमारा कवर हो गया है, पूरा कंप्लीट कवर हो गया. और आप लोग इसको परचेज करना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप लोग 9 मंथ्स का भी करना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट 10 मंथ्स का आरबीआई सर्कुलर आप लोग परचेज कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैंने आपको बताया आप 10 मंथ्स का बैंकिंग अवेयरनेस भी परचेज कर सकते हैं. जिसको जो भी चाहिए, दोनों चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और वीडियो को शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं. और
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर ये है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं, तो आप ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा करिए। और जल्दी मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।